हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सलसमाई घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। वो चर्चा करेंगे आज 14 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर पर अपने इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं वो कौन सी खबरें हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और न्यूज़पेपर बेस्ड है। यहाँ पर प्रतिदिन डेली शाम को 7:30 बजे हम लोग न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर पर चर्चा करते हैं, चाहे वो आकाशवाणी हो या ANI हो, PIB हो, साथ ही साथ दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, अमर उजाला, जनसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस, DD न्यूज़, PIB सब पे चर्चा करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखा जाए महत्वपूर्ण खबरें होती हैं इन सब वेबसाइटों से, न्यूज़पेपरों में, उन सभी को एक साथ कंपाइल करके प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे ये क्लास आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसको एक मासिक पैकेज के रूप में डिजाइन करके रखा गया है। करंट अफेयर का जो मासिक पैकेज है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मासिक पैकेज ज्वाइन करने में फायदा आपको क्या मिलता है कि प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे तो वीडियो क्लास मिलती ही है, इसके साथ डेली आपको 10 MCQ का ऑनलाइन टेस्ट भी मिलता है। प्रतिदिन आपको क्लास PPT शेयर की जाती है। प्रतिदिन क्लास PDF और प्रिंटेबल PDF आपको प्रोवाइड किया जाता है कि आप उसका प्रिंट फ्रेंडली PDF आपको प्रोवाइड किया जाता है। महीने के एंड में आपको कंप्लीट जो इसकी बुकलेट होती है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड किया जाता है PDF के फॉर्मेट में। उसको आप देखा जाए तो प्रिंट आउट निकाल के और पूरे महीने के जो करंट अफेयर होते हैं न्यूज़पेपर का एक अनूठा संकलन यहाँ पर देखा जाए आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, चलिए महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं। कौन कौन सी खबरें हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। पहली खबर है दिल्ली खेल महाकुंभ से। यहाँ पर देखा जाए इसके ब्रांड एम्बेसडर के बारे में चर्चा करते हैं। फोटो देखकर आप समझ गए होंगे। चर्चा करें तो दिल्ली सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर और अर्जुन पुरस्कार विजेता शिखर धवन को प्रथम दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए पहली बार दिल्ली में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। पहली बार दिल्ली में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको नामित किया गया है? शिखर धवन को बनाया गया है। यह आयोजन 13 फरवरी 2026 को दिल्ली के 12 जिलों के 16 स्थलों पर आयोजित किया गया। इसे दिल्ली सरकार के शिक्षा खेल निदेशालय के द्वारा जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया है। ठीक, देखा जाए तो इसमें बास्केटबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, स्क्वैश तथा वॉलीबॉल इत्यादि खेल शामिल है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसको नामित किया गया? शिखर धवन को नामित किया गया। चलिए आगे चलते हैं। हमारी अगली खबर है नियुक्ति से संबंधित। यहां पर देखा जाए सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड जो CBU है इसके नए प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं। ठीक है, CBU के नए प्रबंध निदेशक यानी कि सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने, आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखा जाए भारतीय रिजर्व बैंक ने सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में R विजय आनंद की 3 वर्ष की अवधि हेतु मंजूरी दे दी है। यानी कि ये R विजय आनंद, यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, ये है R विजय आनंद। इनको बनाया गया है सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड का नया MD और CEO। ठीक है, परीक्षा में पूछे कि सिटी यूनियन बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं तो याद रखिएगा ये इनका नाम यहाँ पर देखा जाए R विजय आनंद 3 वर्ष के लिए बने हैं। उनका कार्यकाल 1 मई 2026 से प्रभावी होगा तथा वार्षिक वेतन यहाँ पर देखा जाए 2.5 करोड़ रुपए का निर्धारित किया गया। तो वेतन से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप कार्यकाल जाने रहिए कि 1 मई 2026 इनका कार्यकाल प्रभावी होगा। किसका स्थान ले रहे हैं? N कामाकोडी का स्थान ले रहे हैं। ठीक है, और ये जो N कामाकोडी हैं ये 2011 से इस पद पर बने हुए थे, यानी कि लगभग 15 साल तक MD और CEO का पदभार संभाला है M कामाकोडी ने सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड के। और अब देखा जाए नेतृत्व तो परिवर्तन हुआ है, 3 साल का कार्यकाल इनका भी होगा, इस वजह से एक पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ADB द्वारा असम के लिए 182 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण स्वीकृत किया गया है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा देखा जाए तो असम के लिए 182 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया गया है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एशियाई विकास बैंक ने असम के ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे दीर्घकालिक बाढ़ और तटीय कटाव से निपटने हेतु 182 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया है। यहाँ पर देखा जाए तो ये राशि अक्टूबर 2023 में स्वीकृत 200 मिलियन डॉलर की क्लाइमेट रिजिलियंट ब्रह्मपुत्र इंटीग्रेटेड फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के को और सुदृढ़ करेगा। यहां पर देखा जाए तो 2023 में ADB के द्वारा एक प्रोजेक्ट, यहां पर ADB फंडेड एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट का नाम था क्लाइमेट रेजिलिएंट ब्रह्मपुत्र इंटीग्रेटेड फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ये इसको फंड कौन कर रहा था? ADB फंड कर रहा था। ठीक है, और यहां पर 200 मिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट था, उसको और सुदृढ़ करने के लिए, उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए 182 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ये प्रोजेक्ट यहां पर देखा जाए और यहां पर एडिशनल ऐड किया गया है। चलिए देखते हैं। अतिरिक्त वित्त पोषण से नदी के 4 उच्च प्राथमिक क्षेत्रों में एकीकृत बाढ़ और कटाव प्रबंधन का उपाय लागू होंगे। परियोजना के तहत 63.5 किलोमीटर के तट संरक्षण, आपात सुदृढ़ीकरण कार्य और प्रो सेटेलेशन
उपाय तथा आपदा रोधी बाढ़ तटबंधों के उन्नयन एवं चौड़ीकरण भी किया जाएगा। यानी कि जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के जरिए जो बाढ़ आता है उससे बचाव के लिए, राहत कार्य के लिए एडीबी के द्वारा देखा जाए 182 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत कर दिया गया है। प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा, क्लाइमेट रेजिलिएंट ब्रह्मपुत्र इंटीग्रेटेड फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। किसके द्वारा फंडेड है ये? तो एशियन विकास बैंक के द्वारा फंडेड है। चलिए आगे चलते हैं, एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं। पर देखा जाए नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, NRI इंडेक्स 2025, पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट ने नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 जारी किया है, जिसका विषय है AI गवर्नेंस इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ठीक, यहां पर इसका थीम क्या है? ये जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जारी किया गया है ये किस विषय पर आधारित है? इस बार जो रिपोर्ट जारी की गई है ये रिपोर्ट किस विषय पर आधारित है? थीम इसका याद रखिएगा, AI गवर्नेंस इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। चलिए आगे देखते हैं। भारत 54.43 अंक के साथ 127 अर्थव्यवस्थाओं में 45वें स्थान पर है। ठीक है, और यहां पर ये 4 स्थानों की इसमें बढ़त दिखाई है। पिछले साल देखा जाए 49वें स्थान पर था भारत। पिछले साल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में 49वें स्थान पर था और इस बार देखा जाए जो इंडेक्स आया है उसमें भारत 45वें स्थान पर पहुंच गया है। निम्न मध्यम आय वर्ग में भारत वियतनाम के बाद दूसरे स्थान पर है। यानी कि जो निम्न मध्यम आय वर्ग वाली कैटेगरी है उसमें देखा जाए पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है वियतनाम। ठीक है, और दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है भारत। अगर पूछा जाए कि निम्न मध्यम आय वर्ग कैटेगरी में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो अगर यहां पर कैटेगरी स्पेसिफिक पूछ लिया आपसे तो आप याद रखिएगा कि जो निम्न मध्यम आय वर्ग है उसमें वियतनाम का पहला स्थान है, जबकि ओवरऑल देखें तो वियतनाम 40वें स्थान पर है, जबकि भारत का दूसरा स्थान है निम्न मध्यम आय वर्ग में। और ओवरऑल भारत की रैंकिंग देखें तो भारत की रैंकिंग 45वीं है 127 अर्थव्यवस्थाओं में। अमेरिका के बारे में चर्चा करें तो 79.13 अंकों के साथ लगातार चौथे वर्ष ये प्रथम स्थान पर रहा। यानी कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में अमेरिका जो है ये शीर्ष स्थान पर है और इसके बाद दूसरा स्थान फिनलैंड का है, फिर उसके बाद देखा जाए तो सिंगापुर का स्थान आता है। यहां पर देखा जाए 2025 की जो रैंकिंग जारी की गई है इसमें 52 उच्च आय वाले, 34 उच्च मध्यम आय वाले, 32 निम्न मध्यम आय वाले और 9 निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाएं सम्मिलित है। यानी कि जो टोटल 127 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं उनमें से 52 अर्थव्यवस्थाएं ऐसे, 52 देश ऐसे हैं जो उच्च आय में सम्मिलित है, 34 उच्च मध्यम में सम्मिलित है, 32 निम्न मध्यम में सम्मिलित है और 9 यहां पर देखा जाए निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में सम्मिलित है। तो यहां पर हमने नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली है। परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट यही है कि भारत का स्थान, ठीक, जारीकर्ता, शीर्ष देश और भारत की श्रेणी। और एक पॉइंट और, श्रेणी में, अगर श्रेणी से पूछ लिया कि श्रेणी में भारत की रैंक, श्रेणी में रैंक, तो इतना पॉइंट यहां से बन सकता है। ठीक है, अगर ये रिपोर्ट पूछी जाती है तो इसमें 5 पॉइंट आप रट ले तो आपका काम बन जाएगा। सबसे पहले तो यहां पर भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान है 45वां। ठीक, अगर पूछ ले श्रेणी में कौन सा स्थान है तो श्रेणी में दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? जो निम्न मध्यम, अगर पूछ ले श्रेणी कौन सी है तो निम्न मध्यम आय वाली कैटेगरी है। ठीक, इसको आप समझ गए। जारीकर्ता कौन है? तो पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष देश कौन सा है? तो यूएसए यहां पर शीर्ष देश है। ठीक है, इतने पॉइंट आपको याद रखना तो आपको काम बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर कौन सी है? भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य। अब जो भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य है आइए उसके बारे में चर्चा करें। यहां पर देखा जाए फरवरी 2026 में राजस्थान 16,13.50 हजार किलोग्राम, यहां पर देखा जाए 16,13.50 हजार किलोग्राम ऊन उत्पादन के साथ, यानी कि लगभग देखा जाए राष्ट्रीय स्तर पर 47.5% की हिस्सेदारी के साथ भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, यहां पर देखा जाए जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पर है और कर्नाटक का तीसरा स्थान है। अगर पूछे आपसे कि भारत में ऊन उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है, अक्सर पूछ लिया जाता है ऐसा सवाल, तो याद रखिएगा पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर राजस्थान है। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर है। तीसरे स्थान पर कौन है? तो तीसरे स्थान पर देखा जाए कर्नाटक है। ठीक, कर्नाटक का तीसरा स्थान है। यहां पर देखा जाए ये आंकड़े बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स
2024-25 से लिया गया है। भारत विश्व में भेड़ों की संख्या के मामले में देखा जाए तो दूसरा तथा ऊन उत्पादन में 9वां स्थान रखता है। अगर पूरे दुनिया की बात करें तो भेड़ों की संख्या में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का दूसरा स्थान है। जबकि ऊन उत्पादन में देखा जाए तो पूरे वैश्विक स्तर पर भारत का कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। ठीक, यही पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखिए, वित्त वर्ष 2023-24 में कुल ऊन उत्पादन कितना हुआ? यहां पर देखा जाए 33.69 मिलियन किलोग्राम हुआ था। कुल उत्पादन का 71.13% हिस्सा मादा भेड़ों का, और यहां पर देखा जाए भारत में 85% कॉर्पोरेट ग्रेड ऊन उत्पादित होते हैं। ठीक है, यानी कि जो ऊन उत्पादन किया जाता है उसका 85% हिस्सा कारपेट यहां पर बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लखपति बिटिया योजना। अब ये जो लखपति बिटिया योजना है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और योजनाओं से संबंधित सवाल अक्सर जो राज्य स्तरीय योजनाएं होती हैं वो भी पूछी जाती है परीक्षा में कि किस राज्य के द्वारा संचालित किया जाता है। यहां पर देखा जाए तो फरवरी 2026 में दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बालिकाओं की दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लखपति बिटिया योजना शुरू करने की घोषणा की है। यानी कि ये लखपति बिटिया योजना जो है ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। फोटो देखकर यहाँ पर रेखा गुप्ता जी का आप समझ गए होंगे कि लाडली बिटिया लखपति बिटिया योजना जो है ये किस राज्य सरकार के द्वारा? दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बालिकाओं को वित्तीय अभाव के कारण स्कूल छोड़ने से रोकना है। ठीक है, देखा जाए तो यह योजना 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी और 2008 की लाडली योजना का स्थान लेगी। 2008 में दिल्ली सरकार के द्वारा जो बच्चियों का ड्रॉप आउट था उसको रोकने के लिए लाडली योजना संचालित की जा रही थी। अब उस लाडली योजना के जगह पर देखा जाए तो लखपति बिटिया योजना लॉन्च किया गया है। पात्र लाभार्थी को चरणबद्ध रूप से अधिकतम 56,000 रुपए जमा किए जाएंगे। ठीक है, जो परिपक्वता तक यानी कि जब 18 साल की बिटिया हो जाएगी तो 1 लाख रुपए से अधिक हो जाएंगे ये, और राशि आधार लिंक बैंक खाते से सीधे हस्तांतरित भी किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए लगभग 56,000 रुपए जमा होंगे, जो परिपक्वता की अवस्था में देखा जाए तो बढ़कर कितना हो जाएगा? लगभग 1 लाख रुपए हो जाएगा। और इसी वजह से इस योजना को लखपति बिटिया योजना नाम दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, आपदा स्थिति में सैन्य एवं नागरिक विमानों के लिए भारत की पहली एयर स्ट्रिप। अभी तक क्या था? ये भारत की पहली ऐसी एयर स्ट्रिप नहीं है। ठीक है, भारत में पहली एयर स्ट्रिप देखा जाए तो सैन्य पर्पज से कि आपात स्थिति है, अगर युद्ध की स्थिति है तो उसमें जो हमारे हाईवेज है, हाईवेज पर आपात लैंडिंग की व्यवस्था पहले भी की गई है, लेकिन जो नागरिक विमान होते हैं उनको भी आपात स्थिति में उतारा जाए उसके लिए ये पहला एयर स्ट्रिप है। देखा जाए तो 14 फरवरी यानी कि आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहां पर देखा जाए असम का दौरा किया गया और 4.4 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, इसको आप शॉर्ट में क्या कहेंगे? ELF, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया। चर्चा करें तो NH 127 यहां पर देखा जाए NH 127 पर विकसित भारत की पहली ऐसी एयर स्ट्रिप है जो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी युद्ध या आपात स्थिति या आपदा की स्थिति में सैन्य एवं नागरिक विमानों दोनों के लिए उपयोगी होगी। ठीक, यहां पर देखा जाए सैन्य और नागरिक विमान आपात स्थिति में या आपदा की स्थिति में दोनों यहां पर उतारे जा सकते हैं। आगे चर्चा करें, इससे पहले राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में भी ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाए गए हैं। देश में 9 सितंबर 2021 को राजस्थान के बाड़मेर जालोर हाईवे पर देश की पहली इमरजेंसी सैन्य लैंडिंग स्ट्रिप बनाई गई थी। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो जो सैन्य लैंडिंग एयर स्ट्रिप बनाई गई है ये पहले कहां पर बनाई गई थी? ये राजस्थान के बाड़मेर जालोर में बनाई गई थी। उत्तर प्रदेश में आप जानते ही हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी देखा जाए तो एयर स्ट्रिप बना हुआ है, यहां पर सैन्य विमान उतारकर प्रदर्शन भी किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। भारत और चीन के बीच गलवान झड़प के बाद पहली स्ट्रेटेजिक बैठक। अब ये गलवान झड़प के बाद देखा जाए तो पहली स्ट्रेटेजिक बैठक हुई है, चर्चा करते हैं। तो 10 फरवरी को भारत और चीन ने पहली बार नई दिल्ली में रणनीतिक बैठक में 2020 के गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच हुई झड़प के बाद ये पहली स्ट्रेटेजिक बैठक थी। ठीक है, देखा जाए तो भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीन के कार्यकारी उप विदेश मंत्री मा झाओशू बैठक में सम्मिलित हुए। दोनों देशों ने
क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की, साथ ही साथ एक अपडेटेड एयर सर्विसेज एग्रीमेंट को जल्द अंतिम रूप देने के लिए जरूरत पर दोनों देश राजी भी हुए। बैठक में दोनों देशों के बीच संवेदनशील मुद्दों को छोड़कर विकास के मुद्दों पर संबंध बेहतर बनाने की चर्चा भी हुई है। यहां पर देखा जाए हमारी अगली खबर क्या है, मुंबई में देश का पहला म्यूजिकल रोड। ठीक है, मुंबई में देश का पहला म्यूजिकल रोड बना है। ठीक, चर्चा करते हैं। मुंबई में अनूठी म्यूजिकल रोड तैयार की गई है। वर्ली अंडरग्राउंड टनल के बाहर की तरफ से देखा जाए डिवाइडर से सटी हुई 500 मीटर हिस्से पर एक म्यूजिकल स्ट्रिप लगाई गई है। ठीक, जो वर्ली अंडरग्राउंड टनल है इसके बाहर की तरफ डिवाइडर से सटी हुई 500 मीटर के हिस्से पर एक म्यूजिकल स्ट्रिप लगाई गई है। होगा क्या कि जब गाड़ी रोड पर उभरी हुई स्ट्रिप से 70 से 80 की रफ्तार में गुजरती है तो टायर के वाइब्रेशन से फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर का गीत जय हो की धुन सुनाई देती है। ठीक है, जो जय हो का गाना है ना, आजा आजा जम्मे शामी यानी के तरह, ठीक है, वही गाना यहाँ पर सुनाई देगा। देखा जाए इसे गाड़ी के भीतर से भी सुना जा सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यह भारत में अपनी तरह की पहली रोड है। 2007 में जापान में ऐसी रोड बनाई गई थी और उसके बाद इसे हंगरी, जापान, दक्षिण कोरिया और यूएई में भी दोहराया गया था। और अब देखा जाए भारत में 2026 में इसको दोहराया गया है और मुंबई में देश की पहली म्यूजिकल रोड बनके तैयार हुई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा एस्ट्राडोसेड, ठीक है, एस्ट्राडोसेड पुल, अभी भारत का सबसे लंबा एस्ट्राडोसेड पुल है। इसके बारे में चर्चा करें। यहां पर देखा जाए असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर उत्तरी व दक्षिणी गुवाहाटी को जोड़ने वाला 6 लेन एस्ट्राडोटेड पुल महासेतु तैयार हो गया। इसका नाम क्या है, रखा गया है महासेतु, अभी के लिए इसको कहा जा रहा है। और देखा जाए बाद में इसका नाम कुछ अन्य रखा जाएगा, किसी देखा जाए महान हस्ती के नाम पर रखा जा सकता है या किसी अन्य के नाम पर रखा जा सकता है, तो अभी के लिए इसको महासेतु कहा जा रहा है। यहां पर देखिए यह भारत का सबसे लंबा एस्ट्राडोटेड पुल होगा। यह भूकंप रोधी तकनीकी से डिजाइन किया गया है और इसकी अनुमानित आयु लगभग 100 साल है। मतलब ये पुल जो है ये 100 साल तक चलेगा। यहाँ पर आप पुल देख सकते हैं, 100 साल तक ये पुल चलेगा, अनुमानित आयु बताई गई है। ये जो क्षेत्र है ये उच्च भूकंपीय जोन में होने के कारण पुल को विशेष पेंडुलम प्रणाली लगाई गई है जो झटकों को अवशोषित भी कर सकती है। ठीक है, इससे पहले 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 1.25 घंटे का समय लगता था, जो घटकर इस पुल की वजह से 15 मिनट रह जाएगा। और ये चीन से सटे हुए जो सीमा है उस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और भी सुदृढ़ करेगा। ठीक, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत का सबसे लंबा जो एस्ट्रोसेड पुल है ये कहां पर बना है, तो असम में बना है और ये उत्तरी गुवाहाटी को दक्षिणी गुवाहाटी से जोड़ने का कार्य भी करेगा। महासेतु इसका नाम है, 6 लेन एस्ट्रोसेड पुल है। ठीक है, और ये भारत का सबसे लंबा भूकंप रोधी तकनीक पर बना हुआ पुल भी है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है कि दिल्ली खेलो महाकुंभ, जो दिल्ली का खेल महाकुंभ है, दिल्ली खेल महाकुंभ, यहाँ पर देखा जाए इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन पे आपको बताना है, इन पर विचार करना है। पहला पॉइंट दे रखा है शिखर धवन को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यानी कि दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को नियुक्त किया गया है। दूसरा पॉइंट कह रहा है इसका आयोजन दिल्ली सरकार के शिक्षा और खेल निदेशालय के द्वारा किया गया। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यह आयोजन केवल क्रिकेट और एथलेटिक्स तक सीमित था। अब आपको बताना है कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 3 सही है, 1 2 3 तीनों सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ का संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है आर विजय आनंद को आरबीआई ने 3 वर्ष की अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की है। उनका कार्यकाल 1 मई 2026 से प्रभावी होगा। वे एन कामाकोडी का स्थान लेंगे और उनकी वार्षिक वेतन 5 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है इसे पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया। ठीक, पहला कथन है इसे पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत 127 अर्थव्यवस्थाओं में 45वें स्थान पर रहा। तीसरा कह रहा है कि अमेरिका लगातार चौथे साल प्रथम स्थान पर रहा है। सही विकल्प आपको चुनना है, पहला और दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है। ठीक है, चौथा सवाल देखते हैं। भारत के ऊन उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत विश्व में ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तीसरा कथन कह रहा है कि कुल ऊन उत्पादन का 71% से अधिक हिस्सा मादा भेड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, और कौन सा कथन यहाँ पर सही है आपको बताना है। पहला तीसरा सही है, केवल दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, या केवल पहला सही है। ठीक है, और अंतिम सवाल क्या है कि यहाँ पर देखा जाए मुंबई में निर्मित म्यूजिकल रोड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है।
बताइए यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है। यह वर्ली अंडरग्राउंड टनल के बाहर 500 मीटर हिस्से पर बनाई गई है। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरने पर जय हो गीत की धुन सुनाई देती है। आगे देखें, यह भारत में अपनी तरह का पहला रोड है। फिर इस प्रकार की सड़क सबसे पहले 2017 में जापान में बनाई गई थी। ठीक है, अब आपको बताना है यहाँ पर कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। 3 कथन सही है, एक कथन ऐसा है जो गलत है, और वो कथन कौन सा है ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ देखा जाए तो आज का जो हमारा सेशन था वो ये होता है यहीं पर समाप्त। कल संडे है, कल ऑफ रहेगा, और वापस से हम लोग मिलते हैं मंडे को। ठीक है, मंडे को वापस से मिलते हैं, और मंडे के दिन से लगातार आपकी क्लास जो है वो अनावरत रूप से संचालित होती रहेगी। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।